Hello friends, welcome to the Hindu editorial analysis. Today at the 14th of the October 2023 we will discuss editorial published in the Hindu newspaper. आज का जो हिंदू न्यूज़पेपर इसमें देखा जाए तो फर्स्ट आर्टिकल है इजराइल टेल्स पैलेस्टीन टू लीव नार्दर्न गाजा। तो इजराइल से रिलेटेड ही आर्टिकल है, जैसा कि हम इसमें न्यूज़पेपर में भी देख रहे हैं। इजराइल ने कहा है कि पैलेस्तीन के लोग जो है नार्दर्न गाजा उत्तरी गाजा के क्षेत्र को छोड़ दें और अब वो जो है उस पर कब्जा करने वाला है, जैसा कि पहले से अनुमान लगाया जा रहा था। तो ये जो एडिटोरियल की बात हम करते हैं, इस एडिटोरियल में जो मेन एडिटोरियल है इसमें यही छपी है आज कि किस तरीके से यहाँ पर पॉलिटिकल टेंशन क्रिएट हुए और पॉलिटिकल टेंशन के बीच जो है ईरान को जिम्मेदार माना जा रहा है कि ईरान और सऊदी अरेबिया में तो दोस्ती हो गई, इजराइल और सऊदी अरेबिया में भी दोस्ती होने वाली है, जबकि ये तीनों जो है आपस में म्यूचुअली इनमी थे, दोस्त नहीं थे, दुश्मन थे। लेकिन ईरान और सऊदी अरेबिया में दोस्ती हो गई, सऊदी अरेबिया और इजराइल में दोस्ती हो रही है, लेकिन अब वो ईरान नहीं चाहता है कि वो दोस्ती काफ़ी बढ़े, इसलिए माना जा रहा है कि उसने हमास को उकसाया है जिससे ये वार हो रहा है। तो आइए इस आर्टिकल को देखते हैं, मेनली जो है इसमें क्या क्या मेन चीज़ें डिस्कस की जा रही हैं। जैसा कि हम देख रहे हैं कि हमास ने 7 अक्टूबर को जो है एक अटैक किया, 500 रॉकेट जो है दागे उसने इजराइल पर, इजराइल के अंदर ही। अब उसका जो है परिणाम सबको पता था कि रिजल्टेंट क्या होने वाला है। इजराइल तो चुप बैठने वाला नहीं है, तो इजराइल ने क्या किया, उसके जवाबी कार्रवाई कर दिया। अब हम देखते हैं कि जो इजराइल और सऊदी अरेबिया की दोस्ती हो रही थी उसमें यूनाइटेड स्टेट की बहुत बड़ी भूमिका निभा रहे थे। तो ये जो उनके रिश्ते नॉर्मलाइज हो रहे थे और उसमें थोड़ा सा हो सकता है कि कुछ समस्याएं आ जाएं, क्योंकि उसमें पहले से पैलेस्तीन की कोई बातचीत नहीं थी। लेकिन अब चूंकि गाजा ने वार छेड़ दिया है तो अब हो सकता है कि सऊदी अरेबिया के साथ जो इजराइल का रिश्ते नॉर्मलाइज हो रहे थे वो उस तरीके से न होने पाए। इससे देखा जाए तो इसके पीछे एक कारण और भी दिया जा रहा है कि जो इजराइल के प्राइम मिनिस्टर हैं बेंजामिन नेतन्याहू, उन्होंने जो है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में एक स्पीच दिया और उससे में उन्होंने क्या किया, मैप भी शो किया है। मैप में उन्होंने दिखाया कि 1948 में इजराइल जो था एक आइसोलेटेड इजराइल था। उन्होंने दूसरा मैप शो किया जिसमें उसके डिफरेंट नेबर कंट्री दिखाए गए हैं, जैसे कि जिनके साथ पीस एग्रीमेंट बन रहे हैं, जैसे कि इजिप्ट, सूडान, यूनाइटेड अरब अमीरात, सऊदी अरेबिया और बहरीन, जॉर्डन, इन देशों के साथ उन्होंने शो किया है। लेकिन उन्होंने इसके साथ साथ मैप में ये भी शो किया कि जो वेस्ट बैंक है, गाजा है, ईस्ट जेरूसलम है, उस सब का सब एक इंटीग्रेटेड पार्ट है, एक इंटीग्रल पार्ट है इजराइल के। यानी वहाँ पर पैलेस्तीन की कोई जो है संकल्पना, कॉन्सेप्ट जो है, एक कोई भी वहाँ पर आधारभूत कोई भी ऐसा इस इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पर एक पॉलिटिकल एग्जिस्टेंस नहीं दिख रहा है। इससे अब यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि सऊदी अरेबिया का टेंशन इससे बढ़ेगा, क्योंकि यूएस के परसुएशन से वो हो सकता था रिश्ते बन सकते थे। लेकिन इजराइल का भी मानना है कि वहाँ पर किसी तरह का वीटो पावर प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए पैलेस्तीन के मामले में, अगर हमारे रिश्ते नॉर्मलाइज हो रहे हैं, जो उन्होंने मैप यूनाइटेड नेशन में शो किया जहाँ पर कोई पैलेस्तीन का एग्जिस्टेंस नहीं दिखा गई। यूएस बैक डिप्लोमेसी, अगर देख रहे हैं यूएस ने बैकिंग किया है, सपोर्ट कर रहा है नेतन्याहू का जो रिमार्क है वो डिप्लोमेटिक एक्टिविटी के लिए देखा जाए कुछ महीनों से पहले उनमें काफ़ी ज़्यादा हलचल रही है। अमेरिका और इजराइल के जो ऑफिशियल हैं वो जो है काफ़ी ज़्यादा जो सऊदी अरेबिया और इजराइल के बीच एग्रीमेंट हो रहे हैं उसको लेकर उत्साहित है और उन्होंने कुछ जो है स्टेटमेंट भी जारी किए हैं। चूँकि सऊदी अरेबिया ने कोई स्टेटमेंट जारी नहीं किया, लेकिन इजराइल और अमेरिका के कुछ ऑफिसर ने जारी भी किया। और इसी बीच देखा गया कि इजराइल के कुछ दो मिनिस्टर सऊदी अरेबिया के इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में भी गए। इससे ये रिप्रेजेंट होता है कि उनके बीच की जो है बॉन्डिंग बढ़ रही है और उनके बीच पीस अकॉर्ड साइन हो सकता है। अगर इस नॉर्मलाइजेशन की बात की जाए तो इसके में 3 कंडीशन होने की कंडीशन है जो कि एक्चुअल में सऊदी अरेबिया चाहेगा। पहला है किंगडम हैड प्लेस्ड बिफोर द यूएस। तो किंगडम जो जो हम सऊदी अरेबिया की बात करते हैं उस यहाँ पर किंगडम वर्ड से रिप्रेजेंट किया जा रहा है, क्योंकि वो राजशाही शासन चलता है। तो वहाँ पर किंगडम सऊदी अरेबिया का मानना ये है कि यूएस उसको अप्रूवल करे कि सिविल न्यूक्लियर प्रोग्राम वो जो है बनाएगा और उसको यूरेनियम इनरिच करने की पावर भी दिया जाएगा, उसे प्रोवाइड भी कराया जाएगा जिससे कि वो एनर्जी बनाए। उसके पास बहुत ज़्यादा पेट्रोलियम है लेकिन वो यूरेनियम चाहता है, जैसा कि ईरान कर रहा है कि फ्यूचर में हम टेक्नोलॉजी अडाप्ट कर लेंगे, उसके बाद हम बम बना सकते हैं। दूसरा है आयरन क्लाड यूएस सिक्योरिटी गारंटी चाहिए, यानी उसको सऊदी अरेबिया कह रहे हैं कि हमें यूनाइटेड स्टेट की तरफ से एक सिक्योरिटी गारंटी होनी चाहिए। और थर्ड जो है एडवांस वेपन को सेल करने की भी कैपेसिटी होनी चाहिए, परमिशन होनी चाहिए। अब यहाँ हम देखते हैं कि सऊदी अरेबिया पर अमेरिका के जो है एक प्रभाव डालना चाहता है, दबाव डालना चाहता है और वो
मेनली उसका मेन पर्पज है कि जो ऑयल प्राइस है उसको थोड़ा सा डाइल्यूट किया जाए, कम किया जाए, और पॉलिटिकल टेंशन डाइल्यूट किया जाए, और मिलिट्री और टेक्नोलॉजिकल का जो चाइना के साथ एक्चुअली सऊदी अरेबिया जो है टाई अप कर रहा है उससे दूरी किया जाए। यानी अमेरिका चाहता है कि सऊदी अरेबिया अमेरिका के साथ ज़्यादा जो है अपने रिलेशन को इस्टेब्लिश करे, उसको जो डिपेंड करे, और चाइना के साथ न करे। लेकिन हम जानते हैं कि सऊदी अरेबिया अब इस समय ऐसे सिचुएशन से निकल चुका है कि वो अमेरिका की बातें मानने के लिए बाध्य हो। अब वो बाध्य नहीं है और वो अपना इंडिपेंडेंट पॉलिसी बनाना चाहता है। तो सऊदी अरेबिया का जो है 3 कंडीशन अगर देखा जाए तो इजराइल और उसके रिश्ते जो यूनाइटेड स्टेट के सपोर्ट से बन रहे हैं उसे नॉर्मलाइज करने में सहायक हो सकती हैं। लेकिन अब यहाँ पर बहुत बड़ी पॉलिटिकल बात ये सामने आ गई कि क्या अमेरिका उसको सिक्योरिटी गारंटी देगा, क्योंकि वो एक अथॉरिटेरियन स्टेट है। अरब के जो कंट्री हैं आज भी शासन व्यवस्था वहाँ का किंगडम बेस्ड है। जहाँ पर डेमोक्रेसी की बात होती है वहाँ पर भी डेमोक्रेसी एक्चुअल में डायरेक्टली दिखता तो है लेकिन ट्रांसपेरेंसी उसमें नहीं है। सेकंड है कि न्यूक्लियर प्रोग्राम की बात कर रहा है तो क्या अमेरिका उसे प्रोवाइड कराएगा, क्योंकि ईरान के मामले में तो इसका असली टेंशन यही है। तो ये टेंशन तो इजराइल का भी हो जाएगा। अगर न्यूक्लियर प्रोग्राम शुरू करता है तो इजराइल के लिए फिर से एक टेंशन बन सकता है, और इजराइल कभी नहीं चाहेगा कि ये जो वेस्टर्न जो मिडिल वेस्ट ईस्ट कंट्री हैं, चाहे गल्फ कंट्री हैं, ये जितने मुस्लिम वर्ल्ड हैं ये जो है न्यूक्लियर वेपन से शक्तिशाली हो पाए, एक एडवांस कंट्री बन पाए, क्योंकि उसके लिए इस खतरा महसूस होगा। अगर देखा जाए हम जो कंसर्न का मामला है सऊदी अरेबिया का वो आर्म के सप्लाई को लेकर के स्पेशली है, और साथ ही टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट जो ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी है उसे डेवलप करने की ज़रूरत है। सऊदी अरेबिया चाहता है कि अपने यहाँ पर बहुत बड़ी फैक्ट्री लगाए जिसमें आर्म्स हथियारों की जो है प्रोडक्शन हो, लेकिन उस टेक्नोलॉजी अमेरिका दे, लेकिन इस पर जो है सहमति बनाना कठिन काम है। अब यहाँ पर नेक्स्ट बात हम देख रहे हैं कि जो पैलेस्टीन के इंटरेस्ट का मामला है, अब वो इनके जो रिश्ते नॉर्मलाइज हो रहे थे अब वो डिस्कशन और लंबा हो सकता है और उसको जो है नॉर्मलाइज करने में हो सकता है टाइम लगे। अब नेतन्याहू ये नहीं चाहेंगे कि वहाँ पर जो है नेतन्याहू जो है ये नहीं चाह रहे हैं कि वो कोई इसी तरीके का एक प्रॉमिस करें कि हम जैसे वेस्ट बैंक है जिस पर कब्जा है, वेस्ट बैंक पर कुछ जो है ऐसे शहर हैं जहाँ पर फ़लस्तीन का कब्जा है और वेस्ट बैंक में कुछ ऐसे शहर हैं जहाँ पर इजराइल का कब्जा है। तो ये मैप है हम देख रहे हैं इजराइल का, और इसमें हम देख रहे हैं वेस्ट बैंक ये है। यहाँ पर देख रहे हैं जो डार्क रीजन में है, जो ऑरेंज कलर के डॉट हैं ये एक्चुअल में फ़लस्तीन के पार्ट हैं, और जो ब्लैक कलर के हैं वो इजराइल के पार्ट हैं। इजराइल जो है वेस्ट बैंक में अपने लगभग हर जगह पर अपना जो है सेटलमेंट बना रहा है, और मेनली जो ईरान है, चाहे सऊदी अरेबिया है, चाहे जितने गल्फ़ कंट्री हैं, मुस्लिम कंट्री, इनका ये बहुत बड़ा कंसर्न है कि गाजा स्ट्रिप में और वेस्ट बैंक में जो फ़लस्तीन का एक कंसंट्रेशन है उसमें भी ये सेटलमेंट बसा रहे हैं। और इस एक्चुअल में जो ये कन्फ्लिक्ट क्रिएट हुआ है इसके पीछे का एक कारण और भी दिया जा रहा है। ये जो है इजराइल अपना सेटलमेंट बसा रहा है, धीरे धीरे प्रसार कर रहा है। जैसा कि हमने फर्स्ट आर्टिकल ही देखा कि वहाँ पर कहा इजराइल ने नॉर्दर्न पार्ट को कहा है खाली करने के लिए, जिससे को अपना सेटलमेंट बढ़ाए। तो यहाँ पर यही बात है कि अमेरिका क्या प्रॉमिस देगा सऊदी अरेबिया को, क्या साथ ही साथ नेतन्याहू ये बस की प्रॉमिस करेंगे कि वो वेस्ट बैंक में अपने सेटलमेंट को फ्रीज कर देंगे, अब वहाँ पर कोई एनेक्सेशन नहीं होगा, डिसमेंटलिंग नहीं होगी, कोई इलीगल आउटपोस्ट नहीं बनाए जाएंगे। तो ये एक बहुत बड़ा टफ काम दिख रहा है। आगे आर्टिकल में डिस्कस किया गया है सऊदी ईरान के टाई को लेकर के। जैसा कि हमने शुरू में कहा कि सऊदी ईरान की जो टाई है एक्चुअल में ईरान नहीं चाहता है कि वेस्ट एशिया की जो पॉलिटिक्स है उसमें गाजा का इन्फ्लुएंस गाजा का मैटर चल रहा है, लेकिन इजराइल का जो है इन्फ्लुएंस बढ़े, और वो नहीं चाहता कि इजराइल के साथ इसके रिश्ते नॉर्मलाइज हुए। इसलिए कुछ राइटर का ये ब्लेम है, आर्गूमेंट है कि कहीं ना कहीं ईरान जो है इसके पीछे उसका हाथ है, जिससे कि उसके रिश्ते अरेबिया और इजराइल के रिश्ते नॉर्मलाइज न हो सके। इस आर्गूमेंट के पीछे क्रेडिबिलिटी है कि क्योंकि ईरान सऊदी अरेबिया के तो टाई होगी जिसकी चाइना ने कराया है, और इसके साथ साथ देखा जाए तो चाइना के साथ उसके बहुत ज़्यादा जो है इकोनॉमिक कोऑपरेशन चल रहे हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंडेड भी हो रहे हैं। अब चूँकि रिश्ते नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया चल रही है, लेकिन इसी बीच हमास ने अटैक कर दिया, तो सऊदी अरेबिया जो है अब यहाँ पर एक नए डायमेंशन को खोजना शुरू कर दिया है कि फ़लस्तीन में, वेस्ट एशिया में पीस और स्टेबिलिटी स्थापित किया जाए, जो कि अति आवश्यक है फ़लस्तीन के एग्जिस्टेंस के लिए। यानी अगर ऐसा नहीं संभव हो पाता है तो शायद ये पीस क्लॉज साइन भी न हो पाए। सऊदी अरेबिया का जो फॉरेन ऑफिस है उसने क्या कहा है, रिपीटेड वार्निंग ऑफ द डेंजर ऑफ द एक्सप्लोजन ऑफ द सिचुएशन एज ए रिजल्ट ऑफ द ऑक्यूपेशन
the deprivation of the Palestinian people of their legitimate rights and the repetition of the systematic provocation of its sanctions। तो अब सबसे बड़ी चिंता सऊदी अरेबिया को फिर से जो है फ़लस्तीन की चल रही है, जबकि जब ये पीस अकॉर्ड की बात चल रही थी तो उसमें कहीं पर भी फ़लस्तीन का जो है उल्लेख नहीं किया, तो उसको कोई साइटेशन नहीं था। लेकिन अब वहाँ के जो है विदेश मंत्रालय ने जो है ये इच्छा व्यक्त कर दिया है, और किंगडम यानी सऊदी अरेबिया की भी इच्छा है जो फ़लस्तीन पीपल हैं उनको एक लेजिटिमेट राइट मिलनी चाहिए, उनके फंडामेंटल राइट की रक्षा होनी चाहिए, उन्हें एक डिसेंट लाइफ मिलना चाहिए, और उनका जो होप और एस्पिरेशन है अपने गवर्नमेंट से, चाहे डिफरेंट वर्ल्ड के पावर से या ग्लोबल एसोसिएशन से, वो उन्हें मिलना चाहिए, और ये पीस किसी तरह से इस्टेब्लिश होना चाहिए। अब फ़लस्तीन के इंटरेस्ट की बात की जाए तो सभी लोग इसको फोकस कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में फ़लस्तीन का जो 2 स्टेट सोल्यूशन की बात है, अब जा कर के हम देख रहे हैं अरब के कुछ लोगों ने, उसके ऑफिसर ने करना शुरू किया है। तो 2 स्टेट सोल्यूशन के बीच देखा जाए तो मेन मामला ये है कि इजराइल और फ़लस्तीन को 2 देश बनाया जाए और उनको अपनी अपनी एक सॉवरेनिटी दे देनी चाहिए। लेकिन एक्चुअल में यूनाइटेड स्टेट में फ़लस्तीन को कोई स्टेट का दर्जा नहीं मिला, उसको एक ऑब्जर्वर स्टेट का दर्जा मिला है। और हम जानते हैं यूनेस्को को इजराइल और अमेरिका ने छोड़ दिया था, उसके पीछे एक कारण ये भी था कि फ़लस्तीन को फंडिंग की जा रही है जबकि वो उसका मेंबर नहीं है। तब यहाँ पर 2 स्टेट सोल्यूशन हमको भी यही लगता है, जो हमारा अपना एनालिसिस है कि प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए जो पॉपुलेशन है, थोड़ी सी तो पॉपुलेशन नहीं है, चाहे मुस्लिम की चाहे यहूदी की, तो अगर वहाँ पर हम ये चाह रहे हैं कि एक जो है कम्युनिटी पूरी तरीके से वहाँ से गायब हो जाए, हट जाए, भाग जाए, तो संभव नहीं है। इसलिए जो है इजराइल यहूदियों के, अब फ़लस्तीन के, जैसा कि हमने कल आर्टिकल डिस्कस किया था, फ़लस्तीन ने कभी भी जो पहले की जो पॉलिसी चल रही थी वहाँ पर रिलीजन यहाँ पर फैक्ट नहीं था, वहाँ पर पॉलिटिकल मैटर था, एक सेकुलर स्टेट की बात हो रही थी, रिलीजन जो है अपना इंटरनल मैटर था। लेकिन अब देख रहे हैं हमास ने रिलीजन को एक फोर फ्रंट पर ला दिया है, यानी उसका कहना है कि इस्लामिक वर्ल्ड को स्थापना करनी है तो हमें फ़लस्तीन को बचाने की आवश्यकता है। सेम सिचुएशन इजराइल में चल रही है कि हमें यहूदियों की रक्षा करनी है तो हमें इजराइल को बचाना आवश्यक है, जो कि एक्चुअल मामला पॉलिटिकल था, अब वो रिलीजन से जोड़ दिया गया है। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो फॉरेन पॉलिसी का एंगेजमेंट है उसमें यूनाइटेड स्टेट का इन्वॉल्वमेंट है, लेकिन वेस्ट एशिया में, लेकिन अब जो अरब है वो नहीं चाहता है कि किसी भी तरीके का एक दबाव बनाया जाए अमेरिका की तरफ से हमारे ऊपर, वो चाह रहा है कि हमारी जो एक इंडिपेंडेंट पॉलिसी हो। इसलिए हम देखते हैं कि सऊदी अरेबिया ने चाइना के साथ बहुत सारे जो है अपने जो इकोनॉमिक कोऑपरेशन किए हैं, और वो जो है अमेरिका को पसंद नहीं आ रहा है। लेकिन इसके साथ साथ देखा जाए तो उसका ईरान के साथ दोस्ती करवाना भी एक बहुत बड़ी जीत मानी जा रही है पॉलिटिकल स्फीयर में। अब इसके साथ देखा जाए तो चाइना के साथ रिश्ते डाइल्यूट किए जाएँ, उसके साथ कंप्रिहेंसिव स्ट्रेटजिक टाई ज़्यादा स्ट्रांग न बनाया जाए जैसा कि अमेरिका चाहता है, लेकिन सऊदी अरेबिया चाह रहा है कि उसके साथ वो रिश्ते स्वयं डिसाइड करेगा, और उसका जो इंटीग्रल पार्ट है उसकी सॉवरेनिटी का मामला है, वो किसके साथ अपना टाई अप करेगा, और स्पेशली एशिया में वो अपना जो है फ्री है, और फ़लस्तीन के मामले को और ज़्यादा प्रमोट करने की इच्छा सऊदी अरेबिया चाहता है। तो ये था ये आर्टिकल। दूसरा आर्टिकल देखा जाए तो ये जो है नेक्स्ट आर्टिकल है, इससे भी यही चीज़ें सामने आ रही है, लेकिन जैसा हमने कहा अभी इस आर्टिकल में हमने डिस्कस किया तो यहाँ पर था सऊदी अरेबिया और ईरान का मामला। लेकिन हम जानते हैं कि भारत जो है हमेशा जो है किसी भी देश के सॉवरेनिटी की सुरक्षा की वहाँ की बात हमेशा करते हैं। तो बैलेंसिंग पॉलिसी नाम से जो आर्टिकल आया है ये एक्चुअल में अभी इंडिया के रेफरेंस में आया है कि इंडिया को क्या करना चाहिए। इंडिया मस्ट प्रेशर इजराइल टू एक्ट रिस्पॉन्सिबली इन द फेस ऑफ टेरर। चूँकि आर्टिकल तो थोड़ा सा टफ लैंग्वेज में लिखा गया है कि भारत को प्रेशर बनना चाहिए इजराइल पर, लेकिन हम जानते हैं इजराइल हमारा बहुत अच्छा दोस्त है, हमारा उसके साथ डिफेंस कोऑपरेशन बहुत ज़्यादा है, टेक्नोलॉजी के फील्ड में कोऑपरेशन बहुत अच्छा है, तो हम प्रेशर नहीं बना सकते हैं। लेकिन हाँ, भारत को क्या क्या करना चाहिए, क्योंकि हमास और इजरायली जो फोर्स है, हमास की बीच जो लड़ाई चल रही है उससे बहुत बड़ा खतरा हम देख रहे हैं भारतीयों के लिए। भारत सरकार ने वहाँ पर जो ऑपरेशन अजय शुरू किया है, वहाँ से लोगों को ला रहे हैं, और वहाँ पर जो लोग जॉब कर रहे हैं चाहे पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए बहुत बड़ा डिस्टर्बेंस क्रिएट हो गया वर्ल्ड के सभी लोगों के लिए। तो भारत को भी जो है ये समस्या है। लेकिन अगर देखा जाए तो भारत ने भी टेरर अटैक को बहुत ज़्यादा फेस किया है, और ये टेरर अटैक जो है हमास ने किया है, तो भारत को कहीं ना कहीं ऐसा जो है हम नहीं कह सकते हैं कि दबाव बनाया जाए, क्योंकि भारत को उस समस्या से जूझ रहा है। भारत ने जब यूनाइटेड नेशन में मामला टेररिज्म को उठाया था तो कोई मानने को तैयार ही नहीं था, लेकिन जब अमेरिका में हमला हुआ तब जाकर के उन्होंने कहा हाँ टेररिज्म इससे, फिर हमने देखा यूरोप के कंट्री में हुए, अमेरिका में हुए, तब जाकर के उन्होंने टेररिज्म शब्द को एक्चुअल में रिकॉग्निशन देना शुरू किया। हाँ, यहाँ एक बात है देखने के बाद ये हमास ने जो है छोटे छोटे बच्चों को
वृद्ध व्यक्तियों के जो है घरों को नष्ट कर दिया, छोटे छोटे बेबी जो बहुत छोटे बच्चे हैं उनको भी मार दिया है। इस तरीके से जो एट्रोसिटीज कर रहा है हमास, इस तरीके से हम देख सकते हैं कि आगे जो है किसी तरीके का पीस एकॉर्ड साइन होना तो संभव नहीं दिख रहा है, और जो है और भी स्थिति बुरी होने वाली है। भारत के लिए तो जब सबसे बड़ा कंसर्न है कि इसके सिटीजन का, जैसा कि हमने कहा, लगभग 18,000 इंडियंस जो भारतीय हैं वो इजराइल में या तो पढ़ते हैं या वहाँ पर काम करते हैं। इसके अलावा 85,000 इजरायली ऐसे हैं जो इंडियन ओरिजिन के हैं, यानी वो जो भारत के रहे हैं लेकिन अब जाकर इजरायली नागरिकता ले लिए हैं, तो 85,000 ये हैं, 18,000 जो है वहाँ पर माइग्रेंट हैं। तो ये बहुत बड़ी संख्या हो जा रही है जो कि भारत के लिए कंसर्न है उनकी सिक्योरिटी के लिए। और जैसा कि हमने देखा न्यूज़ में आया था कि नेपाल के बहुत सारे नागरिक मारे गए, भारत के भी कुछ लोग मारे गए हैं, तो ये भारत के लिए एक चिंता की बात है। लेकिन हमें ये ध्यान देने वाली बात है कि हमास एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, उसको पैलेस्तीन की गवर्नमेंट स्वयं ही नहीं पसंद करती है। वो पैलेस्तीन की बात तो करता है लेकिन पैलेस्तीन गवर्नमेंट उसे स्वयं पसंद नहीं करती। इसलिए एक यूनिवर्सल ऑब्लिगेशन बनने चाहिए कि इजराइल के ऊपर भी, हमास के ऊपर भी, कि जो बच्चों की हत्या हो रही है वो तो नहीं होने पाई, लेकिन एक्चुअल में देखा जाए तो एक ग्लोबल रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात की जाती है कि टेररिज्म एक बहुत बड़ा मीनेस है, बुराई है, लेकिन एक्चुअल हम देखते हैं किसी देश में फॉलो होता कहाँ है। यूक्रेन जब रशिया का युद्ध शुरू हुआ तो कुछ इसी तरीके के वेस्टर्न कंट्री और यूरोपियन कंट्री ने उपद्रव शुरू किया। यूनाइटेड नेशन में रेजोल्यूशन लाया गया लेकिन चाइना ने वीटो कर दिया, रशिया ने स्वयं वीटो कर दिया, जिसकी वजह से आज तक रेजोल्यूशन पास नहीं हुआ। G20 में भारत ने एक रेजोल्यूशन पास करा दिया जिससे चाइना, रशिया, अमेरिका, यूरोप सभी खुश हो गए। लेकिन एक बात देखा जाए तो हमें जब बात टेररिज्म की करते हैं तो हर देश अपने अपने अकॉर्डिंग उसको फ़ायदे के अकॉर्डिंग से जो उसकी बात करता है। बहुत सारे केस हम देखते हैं चाइना जो है वीटो पावर का प्रयोग कर लेता है, कभी अमेरिका उसको नकार देता है, कभी यूरोपियन कंट्री नकार देते हैं। जब उनके देश में टेरर अटैक होते हैं तब वो कहते हैं कि हाँ टेररिज्म है, लेकिन जब भारत में होता है तो नहीं है। इसलिए यहाँ पर ये बहुत जो है कठिन सिचुएशन है भारत के लिए भी। और भारत इस समय जो है एक डिप्लोमेटिक टाई हमारे इजराइल के साथ बहुत अच्छा है, पैलेस्तीन के साथ भी हमारे रिश्ते अच्छे रहे हैं। इसलिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा टफ, आर्टिकल में तो कहा गया है, लेकिन रियलिटी की बात कीजिए तो भारत बहुत ज़्यादा टफ एक्शन किसी देश के प्रति नहीं ले सकता है। इसके अलावा देखा जाए तो इजराइल की तरफ जो हमारी पोजीशन है, बायलैटरल रिलेशन की बात की जाए, ट्रेड है, टेक्नोलॉजिकल असिस्टेंस, मिलिट्री प्रोक्योरमेंट, जो डिफेंस हमारा कोऑपरेशन है सर, काउंटर टेरर ऑपरेशन, इसमें इजराइल हमारी मदद करता है। और 2017 में देखा जाए तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी पहले प्राइम मिनिस्टर भारत के थे जिन्होंने इजराइल यात्रा की। यानी कोई भी देश इजराइल, कोई भारतीय प्राइम मिनिस्टर इजराइल यात्रा तक नहीं करते थे, दूरी बना के रखते थे। और 2018 में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने पैलेस्तीन की भी यात्रा किया, और 2017 में ही जो है इंडिया ने इनवाइट किया था, और फिर जो है नेतन्याहू भी, 2018 में नेतन्याहू भारत में आए थे, 2017 में ही जो है। इस तरीके से देखा जाए तो भारत ने इजराइल और पैलेस्तीन दोनों की यात्रा किया, नेतन्याहू भारत में यात्रा किए। अगर देखते हैं इन 2017 इंडिया वोटेड अगेंस्ट द US एंड द इजराइल फॉर द अटेम्प्ट टू डिक्लेयर यूनिलेटरली ऑल ऑफ जेरूसलम एट द इजराइल कैपिटल। तो भारत की इसमें देखा जाए तो भारत ने यूनाइटेड नेशन में जो वोटिंग हुई US और इजराइल के खिलाफ वोटिंग भी किया, क्योंकि हमने यहाँ पर अपना स्टैंड इस तरीके से बनाया कि हम वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग हमें भारत सरकार का मानना था, भारत सरकार का यह कहना था कि इजराइल का जो जेरूसलम का पार्ट है वो पूरी तरीके से उसका नहीं, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मानती है। ऐसा उसने, इसलिए उसने वोटिंग के जो अगेंस्ट में वोटिंग किया। अब हम ये देख रहे हैं कि हमारे पास जो टेररिज्म का मेन प्रॉब्लम है वो हमारे साथ साथ वहाँ पर भी है, लेकिन उसे कंडोन करने की आवश्यकता है और एक कंसिस्टेंट हमें पोजीशन बनाने की आवश्यकता है कि पैलेस्तीन भी कुछ एक्शन ले। लेकिन एक्चुअल में जानते हैं पैलेस्तीन इतना स्ट्रांग नहीं है कि हमास पर कंट्रोल कर सके। इसलिए जो है अब हम हिस्टोरिकल की बात करें, हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव की बात करें, तो जो इनह्यूमन अटैक होते हैं इजराइल पर हमास ने किया है या इजराइल फ्यूचर में करेगा, चाहे प्रेजेंट टाइम में कर रहा है, अब उसका सोल्यूशन तो फ्यूचर ही बताएगा। तो इजराइल का जो लेटेस्ट डिमांड है कि वो जो है अब मिलियंस ऑफ गाजा रेजिडेंट्स को जो है इवैक्यूएट कर रहा है। जैसा कि हमने शुरू में कहा, उसने कुछ लेटर भी हेलीकॉप्टर से गिराए हैं और कहा है उस पोर्शन को खाली कर दे, और अब माना जा रहा है कि उस पोर्शन को अपने इन्वेजन ले लेगा, यानी अपने कब्जे में लेगा। 1948 में इजराइल एक बहुत छोटा सा देश था, लेकिन जैसे जैसे डिफरेंट कंट्री उस पर हमला करते हैं वो जो है उस हमले में इजराइल फाइनली जीत जाता है, और आज तक किसी अरब कंट्री ने उस पर विजय हासिल नहीं किया है। और जीतने के बाद वहाँ पर जितने ज़मीन होते हैं वो कब्जा कर लेता है इजराइल। दुनिया का इजराइल एक ऐसा देश है जिसके दिन प्रतिदिन हर साल
उसके एक्चुअल में बाउंड्री एरिया, टोटल सरफेस एरिया जो है, टोटल क्षेत्रफल उसका बढ़ता जाता है। तो इस युद्ध के बाद भी हम देखेंगे गाजा का बहुत बड़ा पोर्शन वो ले लेगा और उसका सरफेस एरिया जो क्षेत्रफल है बढ़ जाएगा। तो ये था आर्टिकल। इसमें 2 अन्य आर्टिकल जो हैं वो एक्चुअल में पॉलिटिकल से या पार्टी रिलेटेड न्यूज़ हैं, तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। तो ये था द हिंदू का एडिटोरियल एनालिसिस। अगर चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। सो थैंक्स फॉर द वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद, जय भारत।